हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप जानते हैं कि आरबीसीज फ्लैट क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी की हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स बहुत छोटी होती हैं? रूट सेल्स के ऊपर रूट हेयर्स को डेवलप करने की नेचर को ज़रूरत क्यों पड़ी? और ऐसा क्यों है कि जो हमारी इंटेस्टिनल सेल्स होती हैं उनके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं? इन सब क्वेश्चंस को आज हम आंसर करेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम है सेल साइज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ये टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग सेल के साइज को समझने के लिए हमको सबसे पहले स्केल समझना पड़ेगा। और जब हम सेल्स आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर स्केल में क्या रिलेशन है और ये किस तरीके से हम इनको मेज़र करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक मीटर से। अब एक मीटर तो आप सभी जानते हैं, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, इस एक मीटर को लेते हैं और उस एक मीटर के 1000 इक्वल पीसेस करते हैं। याद रहे, इक्वल पीसेस करने हैं। तो आपने देखिए यहाँ पर हमने ये मीटर लिया और इस मीटर के हमने यहाँ पर 1000 इक्वल पीसेस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पीस को लेंगे और जब हम इसको इसको इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो वो होगी 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/1000th पार्ट होता है एक मीटर का। ऑलराइट, चलिए अब क्या करते हैं, हम इस 1 मिलीमीटर के पीस को लेते हैं और अब हम इस 1 मिलीमीटर के पीस के फिर से 1000 पीसेस करते हैं। अब जब हमने इसके इक्वल 1000 पीसेस करे तो अब जो हमारे पास एक पीस की लेंथ आएगी उसको हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट होता है। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम 1 माइक्रोमीटर का एक पीस लेते हैं और इस एक 1 माइक्रोमीटर के पीस को फिर से हम 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इस 1 माइक्रोमीटर के पीस को 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जब हम एक पार्ट लेते हैं, वो जो एक पार्ट है वो है 1 नैनोमीटर। जो उसकी लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर का 1/1000 पार्ट होता है। क्लियर? अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमारा मिलीमीटर स्केल क्या होता है, माइक्रोमीटर स्केल क्या होता है और नैनोमीटर स्केल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जितनी भी सेल्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं वो, और उनको हम लोग माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता हमारे पास तो हमारे को सेल देखने को नहीं मिलती, हम सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। ये चीज़ आपने पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को इम्प्रोवाइज किया और उसके बाद उन्होंने कॉर्क की थिन लेयर को देखा और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो डेड सेल की सेल वॉल थी उसको उन्होंने एज ए सेल बोला और बाद में वही लाइव सेल को एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में देखा। तो बिना माइक्रोस्कोप के सेल बायोलॉजी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सेल्स होती हैं हम उनको बोलते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, उनको हम बिना माइक्रोस्कोपी की एड के नहीं देख सकते। एंड नाउ देयर इज एन एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ साइजेस ऑफ सेल्स। सेल्स अलग अलग तरीके की होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइज की भी डाइवर्सिटी होती है। ये भी हमने पिछले जो क्लास है उसमें डिस्कस किया था। अब अगर हम यहाँ पर एक स्केल को देखते हैं तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो लगभग लगभग 100 नैनोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है उसका साइज, राइट। और जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे न्यूक्लियाई हो गया और या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हो गए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये सब आते हैं 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन की रेंज के अंदर। तो इनका जो रेंज है साइज का वो 1 से 10 माइक्रोन होता है। अब अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स की बात करें तो जो इनके साइज की जो रेंज है वो रेंज है 10 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन के बीच। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल प्लांट एंड एनिमल सेल से लगभग 10 टाइम्स जो वो छोटी होती है। ओके, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रॉग एक्स का,
और फ्रॉग एग्स को तो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, वो होता है लगभग 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर। ये जस्ट ये दिखाने के लिए है कि जो आप अगर एक चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो स्केल पर कहाँ फिट बैठती हैं। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारी सेल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी माइक्रोमीटर रेंज की सेल्स हैं, और अगर हम उसके अंदर डीप डाउन करते हैं और उसके अंदर हम ऑर्गेनेलीज को देखते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज हमारे वो 10 से 1 माइक्रोन के बीच में आ जाते हैं। ऑलराइट, और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं वो हमारा लगभग 100 नैनोमीटर से थोड़ा सा ऊपर 200 नैनोमीटर के आसपास का उसका साइज होता है। तो ये सेल साइज जो डाइवर्सिटी है आपको दिखाई देगी कि ये काफ़ी डाइवर्सिटी है। ये स्केल आपको छोटा सा लगेगा 10 से लेके 100 माइक्रोन के बीच, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ सेल साइज। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की। सो बेसिकली सेल्स बहुत छोटी होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये आपने अभी अभी देखा, बट वो बड़ी नहीं होती रह सकती। ऐसा नहीं है कि उनको अगर न्यूट्रिशन मिलता रहे तो वो अपने साइज में बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। ऐसा क्यों होता है कि दे कैनॉट कीप ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, राइट। सेल्स क्या करती हैं, उनको मटेरियल को लेना पड़ता है बाहर से। तो यहाँ आप देखिए कि एक सेल है, यहाँ पर ये कुछ मटेरियल है, इस मटेरियल को ये सेल अपने अंदर ले रही है और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग करके जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो सेल्स का क्या काम है, सेल्स बेसिकली मटेरियल्स लेती हैं बाहर से, एनवायरनमेंट से, और उसके बाद जो उसके अंदर जो वेस्ट होता है या फिर कोई चीज़ जो उसको एक्सपोर्ट करनी होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे बनते हैं जो कि उनको एक्सपोर्ट करने होते हैं बाहर, जैसे हार्मोन्स हो गए या एंजाइम्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों को उनको सेल को अपने से बाहर भेजना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो इसका इनकमिंग और आउटगोइंग का पार्ट है ये हमेशा सेल के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। नाउ जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं जिसमें सेल्स अंदर ले रही हैं मटेरियल को और वो फिर बाहर सेल के बाहर एक्सपेल हो रहा है वो मटेरियल, इसमें कहीं ना कहीं डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस यूज होता है। इसका मतलब जो सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से सेल के अंदर आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर जब वो कॉन्सेंट्रेशन किसी मटेरियल का या किसी वेस्ट प्रोडक्ट का यहाँ सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है और बाहर उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कम होता है, तो वो अगेन डिफ्यूजन के थ्रू वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकल जाता है। तो डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पर मटेरियल्स हमारी सेल्स के अंदर आते हैं और मटेरियल्स हमारी सेल से बाहर निकलते हैं। अब डिफ्यूजन आपको पता है क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो जहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ जो सेल है वो जो इनकमिंग मटेरियल को अंदर ले रही है और अगर वो डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है तो उस मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा, तभी वो मटेरियल सेल के बाहर से सेल के अंदर डिफ्यूज होके आएगा। इसी तरीके से जब भी कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बनता है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है तब वो धीरे धीरे वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ पर उस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से वो मटेरियल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी बायोलॉजी में, राइट। नाउ सरफेस एरिया किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ये बेसिकली बताता है कि सरफेस के ऊपर या सेल के ऊपर कितनी अवेलेबल सरफेस है जहां से मटेरियल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वही हो गया सरफेस एरिया, किसी भी सेल के ऊपर उस कितना एरिया अवेलेबल है ताकि वो मटेरियल वहाँ आराम से डिफ्यूज़ होके अंदर चला जाए या अंदर से वो बाहर चला जाए, वो चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि उस सेल के अंदर टोटल स्पेस कितनी है। बिकॉज बड़ी सेल होगी तो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा और अगर छोटी सेल होगी तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि बड़ी सेल के अंदर ज़्यादा स्पेस होगी और जो छोटी सेल होती है उसके अंदर कम स्पेस होगी। तो इस तरीके से सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दो चीज़ों को हम लोग लेते हैं, निकालते हैं और फिर हम इसका रेशो निकालते हैं। ओके, चलिए
अब देखते हैं जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पर हम जो न्यूमरेटर है वहां पर हम सरफेस एरिया रखते हैं और डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम, और इस तरीके से हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है और आई एम श्योर आप सभी को आती होगी। नाउ ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है ये हमको ये बताता है कि हमारे पास पर यूनिट इंटरनल स्पेस या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम के, हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता वो यूनिट किसी में भी हो सकता है, वो माइक्रोन क्यूब भी हो सकता है, वो मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो डायमेंशन क्या है, हम यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसके उसके रिलेशन में हमारे पास कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है जहां से हम मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ हाउ एफिशिएंटली एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सचेंज हीट, मैटर और एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। ये रेशो हमको ये भी बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेल, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सेल हियर, कोई भी सेल अपने एनवायरनमेंट से कितना हीट ले सकती है, कितना मैटर ले सकती है, या कितने एनर्जी को अंदर ले सकती है, या वो उसको बाहर निकाल सकती है। तो वो चीज़ को हमें कैलकुलेट करने के लिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो एक बहुत ही मददगार फॉर्मूला साबित होता है और हमारी हेल्प करता है। नाउ let us see what happens when we increase the volume of a spherical or cubical objects like cells compared to its surface area। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सरफेस एरिया में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एक स्फीयर की बात करेंगे क्योंकि सेल स्फेरिकल होती हैं, कुछ सेल्स क्यूबॉइडल होती हैं, तो हम क्यूब्स को भी देखेंगे और हम देखते हैं कि जब हम उनका हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब हम किस तरीके से उसका सरफेस एरिया इम्पैक्ट करता है। तो हम यहाँ पर तीन स्फीयर लेते हैं। अब ये है सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन आप इसको मानिए, एज्यूम कीजिए कि स्फीयर है। एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उससे बीच वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और सबसे बड़ा जो स्फीयर है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम तीन क्यूब लेते हैं। एक क्यूब का एक जो लेंथ है, बिकॉज क्यूब की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों की तीनों बराबर होंगी, तो हम इसको ए बोलते हैं यहाँ पर। सो ए, तो ए इज व्हाट, 1 आर्म, तो एक आर्म 1 सेंटीमीटर की है। इसी तरीके से जो बड़ा क्यूब है बीच वाला वो 2 सेंटीमीटर है और जो सबसे बड़ा है उसकी जो आर्म है वो 4 सेंटीमीटर की है। ओके, ये हम लोगों ने कंपैरिजन करने के लिए दोनों को रखा। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको निकालेंगे इस फॉर्मूला से, और वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने मैथ्स में बड़े आराम से पढ़ा होगा फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का फॉर्मूला से, v इज इक्वल टू ए क्यूब। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 4। उसको हम क्यूब में यानी 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल आएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ जो एरिया निकालेंगे स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए स्फीयर का। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तीनों के लिए। इसी तरीके से यहाँ जो क्यूब का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, और यहाँ पर इन तीनों क्यूब्स का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, अब चलिए हम देखते हैं इनका वॉल्यूम क्या आता है निकल के। तो 1 सेंटीमीटर का जो रेडियस है उसका वॉल्यूम आया 4.19 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का आया 33.51 सेंटीमीटर क्यूब और 4 सेंटीमीटर का वॉल्यूम आया 268.08 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर आर्म का जो वॉल्यूम आया क्यूब का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आया, 2 का 8 सेंटीमीटर क्यूब आया और 4 का 64 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया कितना है। हमने इस सरफेस एरिया से सरफेस एरिया निकाला, तो सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर का आया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का आया 50.26 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर का आया 201.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम क्यूब को कंपेयर करें तो 1 सेंटीमीटर का आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर का आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई करा और स्फीयर का और क्यूब का इनका अलग अलग इनकी जो रेडियस थी इन केस ऑफ स्फीयर और जो आर्म थी इन केस ऑफ क्यूब, हमने दोनों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ अब आप यहां देखिए, एज द रेडियस ऑफ द सेल इंक्रीजेस, सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन सेल सरफेस एरिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हुई और 2 से 4 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पर जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम ये सिंगल डिजिट में बढ़ा, यहाँ पर वॉल्यूम डबल डिजिट में बढ़ा, और यहाँ पर वॉल्यूम ट्रिपल डिजिट में बढ़ा। और अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो सरफेस एरिया यहाँ पर डबल डिजिट में बढ़ा, यहाँ पर भी डबल डिजिट में बढ़ा, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिपल डिजिट में बढ़ा। इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है, सरफेस एरिया थोड़ा पीछे रह जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम है उनका भी रिलेशनशिप क्या है। नाउ लार्जर अ सेल इज, the longer it takes for substances to diffuse from the plasma membrane to the center of the cell। अब सेल जितनी बड़ी होगी उतना ही बाहर से अगर मटेरियल को अंदर आना है तो वो सेंटर तक पहुंचने में उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसको लगभग 4 सेंटीमीटर का एरिया का सॉरी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पर उसको 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और छोटी सेल में उसको बहुत जल्दी से वो सेंटर तक पहुंच जाएगा। राइट, तो इस तरीके से अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने में क्या है, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक पैसिव प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो पैसिवली मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ रहे हैं, और जब वो अंदर आ रहे हैं और उनको सेंटर तक अगर उनको सप्लाई पहुंचानी है, पेरिफेरल में तो ठीक है, सब में पहुंच जाएगा आराम से, लेकिन सेंटर तक उस मॉलिक्यूल को पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू स्मॉलर सेल्स। ये चीज़ क्लियर हो गई? गुड। अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास सरफेस एरिया है। अब अगर हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को देखें तो सिंपल सी बात है, ऊपर हम सरफेस एरिया रखेंगे, नीचे हम वॉल्यूम रखेंगे, और हम लोग इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने 12.57 ऊपर रखा, यानी इसका न्यूमरेटर बनाया, और डिनोमिनेटर हमने बनाया वॉल्यूम, डिनोमिनेटर है हमारा 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट करा, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आया वो आया सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 3 आया 1 सेंटीमीटर के केस में, 1.5 आया 2 सेंटीमीटर के केस में, और 4 सेंटीमीटर के केस में आया 0.75। और अगर हम छोटे क्यूब की बात करें तो इसका आया 6, बीच वाले क्यूब की बात करें इसका आया 3, और सबसे बड़े क्यूब की बात करें इसका आया 1.5। इसका क्या मतलब हुआ, जो हम लोगों को पैटर्न सामने देखने को मिला वो ये मिला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है, और वही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 4 सेंटीमीटर यानी सबसे बड़ा स्फीयर को अगर हम देखें तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, सबसे बड़े क्यूब की बात करें तो इसका भी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम है। जबकि जो सबसे छोटी सेल अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा स्फीयर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज़्यादा है। और इस केस में अगर हम यहाँ देखते हैं, सबसे छोटा क्यूब देखते हैं, उसका भी यहाँ पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आप याद रखिए कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का या किसी भी सेल का हम साइज बढ़ाते हैं, उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम होता चला जाता है। ऑलराइट, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है और जो रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन होता है वो सेल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितनी बड़ी सेल होगी उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन उसको चाहिए होगा, और उतना ही ज़्यादा वो वेस्ट प्रोडक्शन करेगी, और उस वेस्ट प्रोडक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा। राइट, क्योंकि सेल बड़ी है, अब बड़ी सेल को ज़्यादा चीज़ें चाहिए और वो ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट करेगी। अब क्या है, इफ़ अ सेल वॉल्यूम बिकम्स टू लार्ज, अगर ये बहुत बड़ा हो जाता है सेल वॉल्यूम, तो हमारा जो सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है
वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो इतना एडिकेट नहीं होगा कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट्स हैं वो आराम से डिफ्यूज़ हो जाएं। तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है यहाँ पर। फिर से समझिए, अगर सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब अगर सेल का साइज हम बढ़ा देते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स होती चली जाती हैं, तो क्या होगा कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत छोटा हो जाएगा और वो इतना एडिकेट नहीं रहेगा, इतना वो एक तरीके से हम अगर बोलें तो इतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के एक्सचेंज को एफिशिएंटली कर पाए। ओके, नाउ स्मॉलर सेल्स आर मच मोर एफिशिएंट for the exchange of nutrients and waste, and usually metabolically active cells are small। तो ये हमारे जो हमने क्वेश्चन से शुरू कर रहा था ये क्लास, इसका हमको आंसर मिल गया कि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं वो छोटी क्यों होती हैं। वो छोटी इसलिए होती हैं क्योंकि जो छोटी सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज करने में बड़ी सेल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। ओके, चलिए अब अगर हम देखते हैं, एक ये लार्ज क्यूब है, ये लार्ज क्यूब का जो आर्म है वो 30 है, राइट। कोई भी यूनिट होगी, अब वो मिलीमीटर हो माइक्रोमीटर हो, तो हमने यहाँ पर सिर्फ उसको 30 रखा है। अब हम जब इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये सरफेस एरिया आता है हमारा 5400 यूनिट स्क्वायर। ऑलराइट, अगर आप इसको यूनिट को माइक्रोन मानते हैं तो ये माइक्रोन स्क्वायर हो गया, अगर आप इसको नैनो मानते हैं तो नैनो स्क्वायर हो गया, अगर आप मिलीमीटर मानते हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम मानते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो सिंगल जो हमारा क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है, उसका जो सिंगल क्यूब है वो हो गया 5400 यूनिट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम सेम रखते हैं, ठीक है, हम इसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं करते, हम केवल इसको डिवाइड कर देते हैं 27 स्मॉल क्यूब्स में। जहां पर यहाँ पर एक आर्म इसकी 30 थी, यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर अब 27 स्मॉल क्यूब्स हो गए तो एक आर्म आएगी आपकी 10, राइट। अब हम एक क्यूब का अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। अब a है यहाँ पर 10, तो 6a स्क्वायर का मतलब हो गया 600 यूनिट स्क्वायर एक स्मॉल क्यूब का। अब जब यहाँ पर 27 स्मॉल क्यूब्स बनाए हमने सेम वॉल्यूम के, और जब हम उसको नंबर को यानी 600 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 16,200 यूनिट स्क्वायर। तो आप खुद देखिए कि आपने वॉल्यूम चेंज नहीं करा, आपने क्या करा, केवल उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, सेम वॉल्यूम ही रखा, और जहां देखिए कि आपका सरफेस एरिया 5400 यूनिट स्क्वायर से 16,200 यूनिट स्क्वायर पे जंप कर गया, कितना ज्यादा बढ़ गया। और ये आंसर करता है हमारे इस क्वेश्चन को कि क्यों हमारी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। ओके, चलिए नाउ अब क्या है कि अगर हम वॉल्यूम को सेम रखते हैं तो जो सेल्स के पास तीन तरीके होते हैं अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब ये मान लीजिए कि सेल की मजबूरी है कि वो वॉल्यूम को तो कम नहीं कर सकती, क्योंकि वॉल्यूम कम करेगी तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगी, और वॉल्यूम को उसको बराबर रखना है। अब वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वहां पर आराम से डिफ्यूजन होने के चांसेस थोड़ा कम है, लेस एफिशिएंट है वो। तो अब क्या है कि सेल्स ने या नेचर ने इसको बहुत ही स्मार्टली उसको आंसर किया, और उसमें तीन तरीके हैं जिस तरीके से वो सेल बिना वॉल्यूम को चेंज करे हुए अपना सरफेस एरिया बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या वो तीन तरीके हैं। पहला है सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब सेल ने अपने अंदर कंपार्टमेंट्स बना लिए, राइट। दूसरा है फ्लैटेंड शेप, सेल ने अपनी शेप को थोड़ा फ्लैट कर लिया। और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, इसका मतलब सेल ने अपने ऊपर कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को डेवलप कर लिया। तो पहला हम लोग देखते हैं सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि हमारे पास अगर हम देखें अपने वर्ड को और सेल्स को देखें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता, ना तो वहां पर ट्रू न्यूक्लियस होता, ना ही वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस तरीके के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली वहां नहीं होते। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर
उनका साइज भी बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल का। अभी हमने सेल साइज देख रहे थे तो वो 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा था वहाँ पर। तो एक छोटे से प्रोकैरियोट का सपोज 1 माइक्रोन अगर उसका साइज है, तो एक यूकैरियोटिक सेल का उसके कंपैरेटिव में कम से कम 10 माइक्रोन का साइज होगा। तो एक तो साइज बढ़ गया। अब जब साइज बढ़ गया तो डेफिनेटली उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम हो गया। लेकिन यूकैरियोट्स में जो क्या काम हुआ कि उसके अंदर सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनेलीज का डेवलप किया नेचर ने जिनके अंदर अपनी मेम्ब्रेन्स थी, जिनके अंदर वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज थे और वो अलग अलग फंक्शन कर रहे थे। अब ये देखिए एक यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, इसके अंदर अगर आप देखें वैक्यूल्स आ गए, लाइजोसोम्स आ गए, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, इसके अंदर ये वेसिकल्स आ गई। राइबोसोम्स हम नहीं करेंगे बिकॉज राइबोसोम्स के ऊपर तो मेम्ब्रेन नहीं होती। गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक रफ एक स्मूथ है। ये सारे की सारी चीज़ें इसको कंपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे। और इससे क्या हुआ कि इससे जो ऑर्गेनलीज हैं वो हर एक ऑर्गेनली का एक अपना फंक्शन है, और उसकी वजह से क्या हुआ उनके अंदर वो राइट कंडीशंस हैं, और साथ ही साथ वो एंजाइम्स एंड रिएक्टेंट्स का सही कॉन्सेंट्रेशन है जिससे वो परफॉर्म कर पाए अपना फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब वो एक ही जगह पर अवेलेबल है, साथ में रिएक्टेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर बड़े आराम से एफिशिएंटली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि वो जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया में ना होके वो एंजाइम्स पूरे साइटोसॉल के अंदर या इस साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। अब क्या होगा, अब रिएक्टेंट और उनका एंजाइम का जो इंटरेक्शन है वो बाय चांस होगा, मिल गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए क्या होगा कि वो एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाएगी और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनलीज होते हैं उनकी राइट कंडीशंस और उन एंजाइम्स की और रिएक्टेंट्स की सही कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह पर एक छोटे से एरिया के अंदर मिल जाती है। तो ये एक स्मार्ट वे है इसको करने का, यानी अपना वॉल्यूम तो बड़ा रखा उन्होंने, लेकिन साथ में उन्होंने क्या करा, उन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, अपने फंक्शंस को कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया और उनको अपनी एक स्पेसिफिक साइट पे लेके गए ताकि उनका रिएक्शंस चलता रहे, डिफ्यूजन्स वगैरह आराम से होते रहें। देन it reduces the amount of exchange that needs to occur across the cell membrane to maintain an environment suitable for cell function. अब फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया को एक सर्टेन पीएच की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम यहाँ देखें हम जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के भी अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, गोल्जी में जाके भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड्स भी बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी बनते हैं। तो उनको एक अलग एंजाइम्स के साथ साथ एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और वो सूटेबल एनवायरनमेंट हर एक का अलग अलग होता है। तो वो चीज़ें इस सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से ईजी हो जाएंगी। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर आपको पता है कि एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, यानी एसिडिटी बहुत होती है वहाँ एंजाइम्स में, तो वो बहुत ही लो पीएच पे काम करते हैं। लेकिन इतना लो पीएच आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, और वहाँ पर पूरे के पूरे जो एंजाइम्स होते हैं वो लो पीएच में काम करेंगे। तो वो पीएच, अब उनको पूरी साइटोसॉल को पूरा पीएच कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास लाइसोसोम है, वो बैग्स हैं, उसी बैग के अंदर हम लोगों ने पीएच को कम कर दिया, तो वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी के ऑर्गेनेलीज अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज दैट नीड्स टू अकर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू मेंटेन एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर ऑल सेल फंक्शंस। ठीक है, चलिए। इट क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स अलाउइंग इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द सेल। अब जब क्या हुआ, यहाँ देखिए, जब अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे इनफोल्डिंग्स हैं, राइट। इनको हम लोग क्रिस्टा या क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये जो इनफोल्डिंग्स है इससे क्या हो रहा है, इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर, इससे सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर और ज़्यादा एंजाइम्स और ज़्यादा रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि नॉर्मली नहीं हो सकते। तो इट क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स अलाउइंग इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द सेल, राइट। चलिए, अब दूसरा क्या है, फ्लैटेंड शेप। पहला हमने सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, अब आता है फ्लैटेंड शेप। As the cell increases in volume, right, the distance from the center of the cell to the cell membrane also increase. अब आप जानते हैं कि भाई एक छोटी सेल है और एक हमारे पास बहुत बड़ी सेल है।
अब छोटी सेल का जो सेंटर है वो आराम से पहुंचा जा सकता है मेम्ब्रेन से ट्रैवल करके, लेकिन बड़ी सेल तक पहुंचने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसका जो रेडियस है वो बढ़ गया। नाउ वन वे टू काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट इज टू बी फ्लैटर। इसको अगर हमें सेल का जो वॉल्यूम है अगर वो बढ़ा हुआ है और अगर हमको इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लैट बनाना पड़ेगा सेल को। अब यहाँ देखिए ये एक 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, और जो इसका वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो 0:6 है। अब क्या करा, ये फ्लैट कर दिया हमने सेल को। जब हमने इसको सेल को फ्लैट करी तो वॉल्यूम तो इसका देखिए सेम है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हुआ, फ्लैट होने से वो 600 से कितना हो गया, वो 600 से हो गया 2220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम तो सेम रहा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, लेकिन सरफेस एरिया आप देखिए 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हो गया 1:1, 2:2 इज या एज गुड एज 1:1। अब हमने इसको और थोड़ा पतला कर दिया। जब हमने इसको और थोड़ा फ्लैट कर दिया तो क्या है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम हमने सेम ही रखा है, लेकिन जो इसका सरफेस एरिया है अब वो हो गया 2220 से 4120, यानी उसका 4:1 का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हो गया। तो देखिए कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर हमने वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम से हमने छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि वॉल्यूम तो चाहिए ही चाहिए उतना। तो सेल ने क्या करा, उसने अपना सेल ने अपने साइज को ही थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, और नेचर ने इस तरीके की जो चीज़ें बनाई हैं वो कुछ सेल्स के अंदर बनाई हैं, जैसा हमने शुरुआत करी थी अपने डिस्कशन में कि ये जो हमारा आरबीसीज हैं और ये हमारी जो लंग एपिथेलियम है, ये इस तरीके की फ्लैटेंड सेल्स है जहाँ पर इजीली यहाँ पर हाई रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से ये आराम से सर्वाइव कर सकती हैं और अपने फंक्शन को कर सकती हैं। अब आप देखिए ये जो हमारी आरबीसी है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। ये ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है, राइट। और टिश्यू में जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन देती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है, और लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई में ये उल्टा काम करती है, यानी उसका रिवर्स कर देती है। और इसी तरीके से हमारी लंग एपिथीलियम है, लंग एपिथीलियम का भी क्या काम है, ये भी गैसियस एक्सचेंज में काम करती हैं। तो लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इट अलाउज हायर रेट ऑफ एक्सचेंज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो वॉल्यूम हमने बड़ा रखा हुआ है लेकिन साथ में उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय द सब्सटेंसेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द सेंटर एंड रिवर्स। अब यहाँ देखिए अब ये सेल फ्लैट हो गई। जब ये सेल फ्लैट हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा सेंटर बैठता है। अब इस सेंटर तक आने के लिए इसको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका सेंटर देखते हैं या यहाँ बीच में सेंटर बनाते हैं तो ये अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको 0.5 सेंटीमीटर से ही ये सेंटर में पहुँच सकता है। और अगर ये 0.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर अगर हम बीच में सेंटर कर देते हैं तो उसको ऊपर वाली सरफेस से सेंटर तक पहुँचने के लिए 0.25 सेंटीमीटर ही चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कम हो गई ताकि सब्सटेंस आराम से सेंटर तक पहुंच सकते हैं, और इसीलिए जो हमारी आरबीसीज या कुछ और सेल्स होती हैं वो फ्लैट शेप होती हैं। तो ये हमारा आंसर मिल गया जो हमने डिस्कशन शुरू करा था अपने इस क्लास के शुरुआत में कि आरबीसीज फ्लैट क्यों होती हैं। क्लियर हो गया? चलिए नाउ अब हमारा जो तीसरा है वो है मेथड या जो जो स्ट्रेटेजी है वो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। अब सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस क्या हैं, जो सेल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं या वेस्ट को सिक्रीट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोविलाई या फिर रूट हेयर्स। बिकॉज रूट का क्या काम है, रूट तो ज़मीन के अंदर जाएगी और प्लांट रूट ज़मीन के अंदर जाके क्या करेगी, अल्टीमेटली वो सॉइल में से न्यूट्रिशन लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसका काम एब्जॉर्प्शन है। इसी तरीके से जो हमारी इंटेस्टिनल सेल्स होती हैं वो माइक्रोविलाई होती हैं, उसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, वो वहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें ये हमारा माइक्रोविलाई है ऊपर का, ये एक खास एरिया में ही होते हैं माइक्रोविलाई। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी सेल के ऊपर होते हैं, ये केवल उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि ये जो इंटेस्टाइन का अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा फूड निकलता है और पास होता है, वो वहीं पर ही होते हैं, वहीं से ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो आप ये देखिए ये वाला जो एंड है ये पोलर सेल्स हो गई एक तरीके से, इनके अंदर पोलैरिटी है, यहाँ पर इसका एक एंड अलग है और इसका दूसरा एंड अलग है। तो ये माइक्रोविलाई है, ये इसका एक तरीके का ये टिश्यू सेक्शन है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये माइक्रोविलाई हैं जिसको हम ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। और ये हमारी रूट है, और ये रूट के ऊपर आप देख सकते हैं कितने फाइन हेयर्स हैं,
राइट। तो ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के कि जो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस हैं वो क्या करती हैं, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन क्या है, पतली हो गई है। अब ये बिल्कुल पतली हो गई, ये रूट हेयर्स भी बिल्कुल हेयर लाइक हो गए। तो इससे क्या है कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और हमारा वेस्ट का सिक्रीशन भी आराम से हो सकता है। राइट। सो अ फ्लैटेंड शेप वुड नॉट बी यूजफुल हेयर। यहाँ पर अगर हम सेल को फ्लैट भी कर दें तभी भी वो यूजफुल नहीं होगी, बिकॉज हमारे को क्या चाहिए, हमको हमको सरफेस एरिया को एक पर्टिकुलर रीजन में इंक्रीज करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर हम पूरी पूरी सेल के ऊपर ही अगर हम यहाँ पर इसको फ्लैट कर दें तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ये एक्सपोजर होता है, यहाँ फूड जा रहा है इधर से हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर से, और यहाँ पर ये माइक्रोविलाई उसको कैच कर रहे हैं और ये उसमें फूड उनके अंदर से जा रहा है और वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमको कुछ एरिया में ही चाहिए, इसीलिए हमारे लिए ये फ्लैटन शेप यूजफुल नहीं होती, हमको ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है हमारे नेचर ने जो डेवलप करी है, कि उन्होंने रूट हेयर्स को भी डेवलप करा दिया यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर इस तरीके के ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ये हैं छोटे छोटे, अगर आप देखें तो वो भी डेवलप हो गए, और वो उन सेल्स में जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट को सिक्रीट करती हैं। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हमारा सरफेस एरिया जो है हमारी सेल का, वो हमारी टोटल अवेलेबल सरफेस होती है जहाँ से हम सब्सटेंसेस और हीट को एक्सचेंज करते हैं। ये बात आपको पता लग गई, हम समराइज कर रहे हैं अब चीज़ों को। दूसरा, हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशो है वो इस बात को इम्पैक्ट करता है कि कैसे मटेरियल और हीट एनर्जी सेल से एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट। तीसरा क्या है, जो वॉल्यूम है सेल का वो ये डिसाइड करता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो कितने अंदर लेने हैं और कितने बाहर जाने हैं। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो हमको ज़्यादा मटेरियल इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी मेटाबॉलिज्म के लिए, और उससे हमारा ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, गुड। नाउ अगर हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम कर देते हैं तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स का वो स्लो हो जाता है, वो सेल के अंदर जाना उसका स्लो हो जाता है। और वो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो गया। राइट। और ये अक्सर बड़ी सेल्स में ये प्रॉब्लम होती है। सेल का साइज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत ही एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अगर हम देखें, और अगर ये इसीलिए ये जो चीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि वो सेल के साइज को डिटरमाइन करती है। अब हमने जो अभी देखा कि जो हाईली मेटाबॉलिक सेल्स होती हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। वो इसीलिए छोटा होता है बिकॉज उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सब्सटेंसेस आते रहते हैं जाते रहते हैं। राइट। और वो अगर जितना एफिशिएंटली आएंगे जितना एफिशिएंटली जाएंगे उतना ज़्यादा वो सेल आराम से चीज़ों को मेटाबॉलाइज कर पाएगी। तो इसीलिए जो सेल साइज, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ये एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं हमारे सब्सटेंस एक्सचेंज के, और यही सेल साइज को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो हमारी यूकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स छोटे होते हैं। अगर नेचर चाहती तो उन बैक्टीरिया को भी यूकैरियोटिक सेल के बराबर बड़ा कर सकती थी, लेकिन वो उनके लिए एडवांटेजियस नहीं है। उनके लिए छोटा होना ही एडवांटेजियस है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, और वो न्यूट्रिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। और इसीलिए जो स्मॉल बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो उन एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहती हैं जहाँ पर वहाँ पर इजीली डिफ्यूजन हो जाता है, और इसीलिए जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। Now, the surface area and volume will not increase proportionally as the object increases in size। ये हमने देखा था कि जब हमने जो स्फीयर को और वॉल्यूम का जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया हमने, और हमने देखा कि जो उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया है वो ऐसा नहीं है कि अगर इसका सरफेस एरिया 2 टाइम्स बढ़ गया तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, या सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ेगा। नहीं, उसमें जो है हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा था और सरफेस एरिया थोड़ा कम बढ़ रहा था। ओके, नाउ मोर सरफेस एरिया, अब ये थोड़ा सा डाउन साइड है, ये एक नेगेटिविटी भी है। मोर सरफेस एरिया इट लीड्स टू मोर कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। राइट। अब इससे क्या होगा, देर इज एन इंक्रीज कॉन्टैक्ट ऑफ अ सेल और एन ऑर्गन विद द एनवायरमेंट, इट विल इंक्रीज वाटर लॉस। वाटर लॉस होने के चांसेस है क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बाहर निकल जाएगा। हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं, लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। सो इन एक्सट्रीमोफाइल्स हम उन प्रोकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहती हैं, और उसके लिए उनका एक अलग डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किया।
या आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, इन एक्सट्रीमोफाइल्स टेम्परेचर कंट्रोल कुड बिकम इम्पेयर्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अगर इस तरीके की चीज़ होगी तो उससे क्या होगा, अगर वाटर लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये भी कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर इनका टेम्परेचर कंट्रोल कुछ इम्पेयर हो सकता है, राइट। तो इसीलिए सेल्स को अपना ऑप्टिमम साइज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सेल एक 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 चीज़ होती है कि वो एक एक ऑप्टिमम साइज हम जिसकी बात करते हैं उससे अगर नीचे जाएगी तो ये नुकसान है, ज़्यादा लॉस होना शुरू होगा, और उससे ऊपर जाएगी तो वो नुकसान है कि एफिशिएंटली वहाँ पर हमारा डिफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए सेल का साइज़ एक ऑप्टिमम साइज़ होता है और हर सेल का एक अपना एक नॉर्मल साइज़ वो डिसाइड है कि उसको इतना साइज़ के या इस रेंज के अंदर ही वो ग्रो करेगी और वही साइज़ उसका रहता है। Now, surface area to volume ratio, it sets a theoretical maximum for various cell functions, including cell growth, nutrient uptake and shape changes. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर रेशो है, ये एक मैक्सिमम साइज को, एक मैक्सिमम को, थियोरेटिकल मैक्सिमम को ये बना देता है कि सेल का फंक्शंस के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए और शेप चेंजेस के लिए कि शेप वो चेंज होगी या नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की क्लास में हम लोगों के डिस्कशन के बाद आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और सेल का जो साइज़ है वो अलग अलग सेल्स का साइज़ क्यों होता है। ठीक है, चलिए, अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं और तब तक हम अब अगली क्लास में आपसे बात करेंगे इससे आगे के डिस्कशन के लिए। आप अपना तब तक ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।